गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग स्टेरिक नंबर केसेस कर लिए थे। स्टेरिक नंबर 2 हो गया था और स्टेरिक नंबर 3 भी हो गया था शायद। ट्रायगोनल प्लेनर वाला हो गया था ना। एक बार कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ठीक है, चलो तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 4 लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं, अगला स्टेरिक नंबर का केस करते हैं। अगला स्टेरिक नंबर कौन सा होगा? बोलो, अगला स्टेरिक नंबर कौन सा होगा? हाँ, स्टेरिक नंबर 4। ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होते ही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है और ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जो आइडियल बॉन्ड एंगल होगा, जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, या इसी को कभी कभी 109.28 मिनट्स लिखता है ना। 109.5 डिग्री इसका आइडियल बॉन्ड एंगल है, या इसी चीज को लिखते हैं 109.28 मिनट्स। ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन नहीं है, इसको बोलते हैं मिनट्स। क्या बोलते हैं? मिनट्स। ठीक है, आप मैथ्स में पढ़ेंगे, जब आप एंगल वगैरह पढ़ेंगे ना तो आप वहां पे ये भी पढ़ेंगे कि डिग्रीज को आप कई बार मिनट्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप टाइम बीइंग के लिए बस याद रखो 109.5 डिग्री, या ये लिखा रहे तो इसको भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो, जैसे आपका पहला मॉलिक्यूल मान लो, सबसे सिंपल जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, CH4, है ना। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सेंट्रल एटम कौन बनेगा और साइड एटम कौन बनेगा? हाइड्रोजन। तो ये हो गया कार्बन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब आप और 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक एक, एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो चारों से हम क्या कर सकते हैं? एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? तो ये हो गया इस तरीके का H H H H। इस तरीके से हम CH4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, स्टेरिक नंबर 4 वाला। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत जगह आएगा, इसीलिए भी आएगा क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या आएगी? sp3 आएगी, है ना। और पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही स्टडी करते रहते हैं। तो ये वाला केस पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखता कैसा है, इस चीज को समझिए। अब वो प्लेनर वाली दुनिया खत्म हो गई, अब सारी चीजें 3 डायमेंशनल आएंगी। तो आपको 3 डायमेंशनल समझना पड़ेगा कि 3 डायमेंशनल चीजें कैसे दिखती हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि सर तो चारों बॉन्ड इसी प्लेन में बनाए हैं, लेकिन इसमें चारों बॉन्ड एक प्लेन में लाई नहीं करते। वो sp2 में होता था, इसलिए उसके ज्योमेट्री का नाम भी क्या था? ट्रायंगुलर प्लेनर। इधर ध्यान दो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री था वो क्या था? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका मतलब उसके सारे बॉन्ड्स उसी प्लेन में लाई करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है ना, प्लेनर नहीं है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्लेनर नहीं होता। प्लेनर नहीं होता इसका मतलब इसके सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। तो जब नहीं लाई करेंगे तो कैसे लाई करेंगे? देखिए, 4 बॉन्ड आपको बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे।
है ना। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई किया। अब 2 बॉन्ड और बनाने हैं। एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, प्लेन से बाहर आता हुआ, और एक बॉन्ड ऐसे पीछे साइड से बनेगा। ठीक है, देखना तो, एक बॉन्ड आपका ऐसे बनेगा, प्लेन से पीछे जाता हुआ। देखो हम दिखा रहे हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में हुआ। ये वाला जो बॉन्ड है देखो, ये प्लेन से बाहर आ रहा है। और सिमिलरली ये वाला देखो पीछे जो गया है, ये वाला जो पीछे गया है, देखो ये पीछे जो जा रहा है, ये प्लेन से अंदर जा रहा है। क्लियर है। तो इस 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, एक प्लेन में है। एक बॉन्ड जो होगा वो प्लेन से बाहर जाएगा, और एक बॉन्ड जो होगा वो प्लेन से अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप अपने दिलो जान में आज के बाद बसा लेंगे कि टेट्राहेड्रल ऐसा दिखता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में हुआ, ये वाला बॉन्ड प्लेन के बाहर आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड आपका प्लेन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड्स प्लेन में नहीं होते। तो पूरी ज्योमेट्री प्लेनर होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है, यहाँ पे आप बोलोगे, आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में कमेंट कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है, इसमें 2 बॉन्ड्स किस में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, और 2 बॉन्ड्स प्लेनर होते हैं, और 2 बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्लेनर होते हैं। नॉन प्लेनर होते हैं तो बाबू एक बॉन्ड इसमें क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन से बाहर आता हुआ, और एक होगा इनटू द प्लेन, प्लेन से अंदर जाता हुआ। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल तरीका भी होता है। जैसे अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बन है, नॉर्मली जो बॉन्ड प्लेन में होंगे हम उनको ऐसे दिखा देंगे, नॉर्मल बॉन्ड्स है। अगर ये बॉन्ड्स नॉर्मली दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड्स प्लेन में हैं। अब आपको एक बॉन्ड प्लेन के बाहर दिखाना है और एक बॉन्ड प्लेन के, तो जो बॉन्ड प्लेन के बाहर होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, और जो बॉन्ड प्लेन के अंदर होता है उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं? वेज। और इसको क्या बोलते हैं? डैश। ये यूज किया जाता है इनटू द प्लेन ऑफ द बॉन्ड दिखाने के लिए। जो बॉन्ड इनटू द प्लेन जाएगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश। और जो आउट ऑफ द प्लेन आता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो। वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्मल टाइमिंग के लिए हम ऐसे बनाते रहेंगे, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चारों बॉन्ड जो हैं वो एक प्लेन में लाई नहीं करते। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स एक प्लेन में लाई करेंगे। जो भी 2 बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड्स की तरह दिखाई जाएंगे, मतलब वो प्लेनर बॉन्ड्स हैं। और जो वेज की तरह दिखाया जाएगा वो प्लेन के बाहर आ रहा है, और जो डैश की तरह दिखाया जाएगा वो प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो तुम हमको बताओ इसमें कि कौन सा वेज है और कौन सा डैश है, बताओ। बोलो। ये दिख रहा है, देखो ये वाला और ये वाला एक प्लेन में है। देखो ये वाला चीज प्लेन से बाहर जा रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेज से। और ये पीछे वाला चीज देखो, ये नीचे वाला प्लेन से अंदर आया है, पीछे की तरफ आया है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमेशा याद रखना, ये ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब जितने भी ज्योमेट्रीज आएंगे ना बाबू, वो सब कैसे होंगे? 3 डायमेंशनल। बस याद रखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायंगुलर प्लेनर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिर्फ उसी की ज्योमेट्री जो होती है वो प्लेनर होती है। मतलब वही ऐसा कंपाउंड है या वही ऐसा सेंट्रल एटम है, जब उसके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो उसके सारे बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, सारे बॉन्ड्स उसके एक ही प्लेन में लाई करेंगे, बाकी किसी के बॉन्ड्स एक प्लेन में लाई नहीं करते, सब 3 डायमेंशनल है। कुछ चीजें प्लेन के बाहर जाएंगी, कुछ चीजें प्लेन में होंगी, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? ये चमका क्या? चलो इसका निकाल दो, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो। कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं?
एक दो तीन चार। इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने तो बॉन्ड बना लिया। ये रहे कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार, जिसने चार हाइड्रोजन के साथ शेयर करके चार कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। कोई दिक्कत? चलो, हाइब्रिडाइजेशन चार सुनते क्या आएगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होते ज्योमेट्री फिक्स हो गई, क्या नाम होगा? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा? क्या इस पे कोई लोन पेयर है? जब तक लोन पेयर नहीं आए तब तक ज्योमेट्री और शेप हमेशा क्या रहता है? सेम ही। तो ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल की बात करें तो बोलो, 109.5 डिग्री आइडियल बॉन्ड एंगल, क्योंकि सारे बॉन्ड्स तो एक ही जैसे हैं। ये भी सिंगल सी सिंगल, सिंगल सी सिंगल, सिंगल सी सिंगल, सिंगल सी सिंगल। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी एंगल आप ले लो तो 109.5 डिग्री है। अब बच्चों को ना बड़ा कंफ्यूजन हो, सर ये तो बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये दोनों बराबर कैसे है? अरे बड़ा छोटा क्योंकि ये फिगर ही गलत बना हुआ है। ये तो मैंने जोर जबरदस्ती थ्री डायमेंशनल चीज को किस में बनाया है? टू डायमेंशन में बनाया है, क्योंकि हम कभी भी कुछ पेन पेपर कॉपी पे लिखेंगे तो वो कैसा है? टू डायमेंशन है। एक्चुअली इसमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में अगर हुआ तो ये वाला बॉन्ड प्लेन के बाहर है और वो वाला बॉन्ड प्लेन के अंदर है, इसलिए सारे के बीच का एंगल जो है वो हमेशा, सारे के बीच का एंगल अगर होगा तो वो हो जाएगा, सारे के बीच का एंगल हमेशा 109.5 डिग्री होगा। कितने लोग को चमका ये? कोई दिक्कत? ठीक है, इसका बताओ। NH4+। सर अगर लोन पेयर होता तो श्रेया, ये पता है दिक्कत क्या है कि आप क्लास ना टाइमिंग से रेगुलर नहीं करती, शुरू में आएंगी फिर नहीं आएंगी। आपको पता होगा कि हम सारे केसेस करेंगे, पहले बेसिक बेसिक चीजें सीखिए। ये क्या है? क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? हाँ, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? एमोनियम आयन। बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन बनेगा सेंट्रल एटम, और साइड एटम कौन बनेगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? तो चलो, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच। 1s2 2s2 2p3। ये सब हम नहीं बताएंगे। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? पांच। पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं उसको? चार। और इस पर एक क्या है? प्लस। तो देखो बेसिकली सोचो, नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? चार बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। और कितने हाइड्रोजन है? चार। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? चार। तो सब एक पांच इलेक्ट्रॉन है, सबको एक एक दे देगा तो चारों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और इसके ऊपर एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। बेसिक से सोचोगे तो बहुत सारी चीजें आसान नजर आएंगी। ठीक है, तो ये H, ये H, ये H, ये H, और नाइट्रोजन पर क्या आएगा? प्लस। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड नॉर्मली बनाता है और जब चार बॉन्ड बनाएगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये चौथा बॉन्ड कैसे बनाया होगा? हाँ, ये चौथा बॉन्ड इसका कैसा बना होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप पुराना लेक्चर रिवाइज करिए। है ना? चौथा बॉन्ड कैसे बनता है नाइट्रोजन? वो अपना लोन पेयर डोनेट करके बनाता है। देखो ना, तुम लोग मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। सुबह सुबह तुम लोग का ये हाल है, दो चीज में तुम्हारे पढ़ाई में तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें कैसे होंगी। बहुत मार मारेंगे। ये एमोनिया है और ये H+ है। हम पहले ही आपको बोले थे कि ये जो एमोनिया है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को H को देता है और एक के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, तब जाके एमोनियम बनता है ना? और ये जो है इसको आप बोलते हैं, ये कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कॉपी को में एक बार लिख लेने से और एक बार उसको देख लेने से कि मेरा ये चीज हो गया, आप कभी जीवन में कुछ सीखेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ाई भी चीज को चार बार पढ़ के अगले दिन क्लास में नहीं आएंगे तो। ये कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो चौथा बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको देता है और फिर एक के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है।
सारी बातें हम पहले बता चुके हैं, कोई दिक्कत? अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी आप सारी वही केसेस लिखोगे जो यहां पर लिखा हुआ है। देखो स्टेरिक नंबर में 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा, कोई लोन पेयर नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं बचा। इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता तो उसके पास एक लोन पेयर होता, लेकिन इसने अपने लोन पेयर से ही तो ये चौथा बॉन्ड बनाया है। तो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी शेप भी वही हो जाएगी और इसका बॉन्ड एंगल भी वही होगा, क्योंकि सब तो एक ही टाइप के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो सारा कुछ इसका जो है वो सेम ही रहेगा, सेम एज CH4। कितने लोग को चमक गया यहाँ तक? जल्दी कमेंट करो बाबू, देखो पढ़ कर आया करो, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए। हम जितना मन से पढ़ाते हैं आप उतना मन से नहीं पढ़ेंगे तो मेरा वाला कभी बनेगा नहीं। सिंपल सा बात है। कोई दिक्कत? चलो, HClO4, HClO4, ठीक है, HClO4, ठीक है। ये आपका क्लोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? क्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल एटम वो बनता है जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, तो हाइड्रोजन तो पिक्चर से बाहर है। अब आया क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन, तो क्लोरीन बनेगा सेंट्रल एटम और बाकी सब बनेंगे साइड एटम। अच्छा, ये एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड रहता है? ऑक्सीजन से। किससे कनेक्टेड रहता है? ऑक्सीजन से। तो बेसिक फंडामेंटल चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, कितने इसको ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 4। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो इसमें से 3 ऑक्सीजन तो ऐसे हैं जिनका 2 2 बॉन्ड आराम से बन सकता है। ठीक है, ओ ओ ओ, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो एक ही ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, लेकिन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो अभी एक हाइड्रोजन भी तो बचा है, तो हम इससे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। बोलो, कभी भी कोई एसिड आता है तो एसिड में जो हाइड्रोजन है ना वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही कनेक्टेड रहता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही कनेक्टेड होता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बता देते हैं, अब आप थोड़ा कुछ कुछ सीखिए। जैसे आप बचपन से सीखते हैं कि HCl क्या है, एक एसिड है। तो HCl एसिड आपको क्या देता है? H+ और Cl-। तो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कौन सा आयन देगा? H+ देगा। तो अगर मान लो HCl है तो आपको पता है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा, जिसके कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव और क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, है ना। तो क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कल को अगर ये बॉन्ड टूटेगा भी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास जाएंगे? अगर मान लो हम कल ये बॉन्ड तोड़ दें, क्योंकि ये अलग अलग कब होंगे? जब बॉन्ड टूटेगा। HCl अलग अलग H और अलग अलग Cl- कब होगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेकर जाएगा? क्लोरीन लेकर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो एसिड में हमेशा ये चीज आप देखेंगे कि एसिड का जो हाइड्रोजन है ना वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर तुम्हारे मन में देखिए एक ही डाउट आएगा कि सर हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ें कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ें, यही यही डाउट है। तो तुम बताओ कि क्लोरीन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने बताया था ना। फॉन सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ये टॉप 3 एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मानते हो इस बात को? तो यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये H+ तभी दे पाएगा जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा, इसीलिए ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? ये एक बेसिक आइडिया है कि हमेशा जब भी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो कंपाउंड अगर एसिड है तो हमेशा हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा?
ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और भी ऐसे एसिड्स हो सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन हो ही नहीं। तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों का स्टडी करेंगे, अभी तो बस स्टार्ट किया है। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ, इसमें स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? एक, दो, तीन और एक, चार। कोई लोन पेयर नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो कोई लोन पेयर नहीं बचा। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होते बाबू, ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी। शेप बताओ, शेप शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। अब आता है बॉन्ड एंगल। अब तुम हमको बताओ कि बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109.5 डिग्री होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स दिखने लगे। अब अभी तक जो दो तीन एग्जाम्पल आपने किया, उनमें बॉन्ड्स आपको सब सेम टाइप के दिख रहे थे, सब में सिंगल कार्बन सिंगल था। यहाँ पे भी सब में सिंगल नाइट्रोजन सिंगल था। यहाँ पर आपको सब अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? देखो ये बॉन्ड आपका बनेगा डबल क्लोरीन डबल, डबल क्लोरीन डबल, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो सेम है, तो आप इसको बोल सकते हो अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा। ये हो गया डबल क्लोरीन सिंगल, तो अगर आप इसको बोलोगे बीटा, तो ये भी डबल क्लोरीन सिंगल, तो ये भी क्या होगा? बीटा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। बताओ दोनों में से कौन बड़ा होगा? अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा? जल्दी कमेंट करो। अल्फा, अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा? हाँ, जल्दी कमेंट करो, अल्फा बड़ा होगा कि बीटा? यही पढ़कर आते हैं आप। अल्फा बड़ा होगा बीटा से। अल्फा जो है वो 109.5 डिग्री से बड़ा होगा, और बीटा जो है वो 109.5 डिग्री से कम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो अल्फा एंगल बन रहा है, ये डबल सिंगल डबल है, तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स का एस कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा, और एस कैरेक्टर के ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पर डबल क्लोरीन और सिंगल है, यहाँ पर एक सिंगल है और एक डबल है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर क्या होगा? कम, तो इनका बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा कम होगा। बोलो क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी और बीटा की वैल्यू छोटी होगी। बस यही सब चीज आपको प्रिडिक्ट करना है। वो आपसे कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू जिन मॉलिक्यूल्स का पूछते हैं वो समय आने पे बताएंगे, क्योंकि उनका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में क्या हुआ है? बना हुआ है। तो जिन मॉलिक्यूल्स का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो वो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो एंगल वगैरह लिखते हैं। तो फिर वो पूछ सकते हैं कि आप नहीं पढ़े एनसीईआरटी, इसका मतलब हमने तो एनसीईआरटी में ड्राइंग बनाया था इसका। समझ रहे हो? लेकिन टाइम बीइंग के लिए मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स में आपको बस यही प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा और कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा होगा। कितने लोग को चमका ये? कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। तेज तो तुम लोग हो ही। आ जाओ। बचपन से जो कंपाउंड्स पढ़ते आ रहे थे, आज तक उनका कभी स्ट्रक्चर आपको नहीं पता था। H2SO4 सब कोई जानता है, कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा एक बात बताओ बाबू, एसिड है फिर आ गया, तो यानी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होंगे? ऑक्सीजन से। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ये बना सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन बना साइड एटम, क्योंकि हाइड्रोजन तो समझ रहे हो ना, वो तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे सल्फर बना। सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हम्म? सल्फर के पास 6। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 4। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। अच्छा, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 2। तो ये दोनों हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन से ही जुड़ेंगे। इसका मतलब 4 में से 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिनसे एच एच भी जुड़ा होगा। तो वो सल्फर से कितने बॉन्ड बनाएंगे? एक एक ही बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो मान लो एक ऑक्सीजन है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसने एक ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तो सल्फर के साथ कितना बनाएगा? एक ही बनाएगा। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सल्फर के साथ क्या करेंगे? एक एक बॉन्ड बनाएंगे। और फिर हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा?
इतना तो क्लियर हो गया। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। और कितने ऑक्सीजन बचे? दोनों को दो दो दे सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया, दिस इज योर H2SO4। ठीक है, इन शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बोलो सही है यार? कोई दिक्कत? ठीक है, कौन थोड़ा इसको ऐसे ऐसे लिख देते थे, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा बॉन्ड एंगल में। अच्छा, एक और चीज देखो, हम तुमको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हम जानबूझ के ये स्ट्रक्चर बनाए हैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। यहाँ पर देखो, मैंने डबल बॉन्ड को ऊपर और डबल बॉन्ड को एक तरीके से नीचे दिखाया है, और लेफ्ट में ऐसा और राइट में ओ, लेफ्ट और राइट में OH दिखाए हैं। यहाँ मैंने बदल दिया, यहाँ मैंने बदल दिया, मैंने डबल बॉन्ड को इधर इधर ऊपर दिखा दिया और राइट में दिखा दिया, और OH को नीचे और लेफ्ट में दिखा दिया। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए? सर ऐसे स्ट्रक्चर तो हो गया, बट मैंडेटरी है कि उसी ऑर्डर में बनाना है, किसी और जगह पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, वही बता रहे हैं आपको। बताओ, ये और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है। आपको ये बात समझना है कि जब कभी भी आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कार्बन है और आपने इसे H जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, ये आपने कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो ये जो चारों बॉन्ड्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल किस सेंस में होते हैं? कि आप कंपाउंड को रोटेट कर करके एक जगह से दूसरे जगह का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, है ना। देखो, हम तुमको दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, देखना इधर, ठीक है। सारी चीजों को बाबू सीखना है ना। ये क्लियर है, ठीक है। जैसे देखो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, ये वाला बॉन्ड देखो प्लेन के बाहर आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड जो पीछे गया है ये प्लेन के अंदर है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो आप फ्री हैं इनको रोटेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दो, अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन के अंदर आ गया। ब्लैक जो पहले पीछे था वो क्या आ गया? प्लेन के बाहर। और ये जो पहले यहां था ये इधर आ गया। तो आप इजीली रोटेट कर सकते हो, मतलब आप इनको रोटेट करके किसी को भी आप प्लेन के बाहर और किसी को भी प्लेन के अंदर कर सकते हो। तो क्योंकि ये इजिली रोटेटेबल हैं, क्योंकि ये चारों बॉन्ड्स क्या हैं? आइडेंटिकल। किसी एक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लगेगा कि ये बाहर है ये पीछे है, लेकिन हो सकता है कि हम इसको बदल दें, ऐसे कर दें। देखो, पहले ऐसे था, अब हम इसको ऐसे कर दें, देखो। तो अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में आ गया, अब कोई दूसरा बॉन्ड प्लेन के बाहर है, कोई दूसरा बॉन्ड प्लेन के अंदर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप आराम से रोटेट कर करके किसी को भी, मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो चार जगह है ना, आप किसी को भी कहीं पर भी भेज सकते हैं। कोई बच्चा ब्रोमीन को ऊपर बनाता, हाइड्रोजन को इधर बनाता, तो वो स्ट्रक्चर उसका गलत नहीं होता। हाँ। हाँ, आ जाएगा। फिर वही बात, आप इस चीज को प्लेनर मान रहे हैं, ये प्लेनर है ही नहीं। ये जो डबल बॉन्ड वो आपको दिख रहा है, हो सकता है कि वो इनटू दी प्लेन हो, वो पीछे में गया है, पीछे में। इसके छलावे में कभी मत जाना, ये तो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा है? 3D। इसमें हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सिर्फ एक प्लेन में हो, बोलो, लेकिन ये वाला बॉन्ड प्लेन के बाहर हो और ये वाला डबल बॉन्ड हो प्लेन के पीछे चला जाएगा। ठीक है, वही बात तो हम आपको बताए थे कि ये सब चीज देख के कंफ्यूज मत होना कि ये तो बड़ा एंगल है तो ये बीटा है, तो ये छोटा कोई बीटा क्यों बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि ये बड़ा छोटा आपको तब दिख रहा है जब हम जोर जबरदस्ती 3 डायमेंशनल चीज को 2 डायमेंशन में बना रहे हैं। एक्चुअली ये डबल Cl डबल बॉन्ड हो जो है, हो सकता है कि वो पीछे हो या वो आउट ऑफ द प्लेन हो, तो वहां बॉन्ड एंगल हमेशा कितना बनेगा? 109.5 डिग्री। देखो, ये देखो, यही ना है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 109.5, ये बॉन्ड एंगल 109.5, ये बॉन्ड एंगल 109.5,
ये बॉन्ड एंगल 109.5, ये बॉन्ड एंगल 109.5, सारे बॉन्ड एंगल्स 109.5 हैं। दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये पीछे वाला दिख रहा है? तो सारे बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 हैं। समझ रहे हो ना? ये चीज है, ऐसे देखना है आपको, 3D इमेजिन करना है। तो आप किसी को भी कहीं पे भी बना सकते हैं, किसी को भी कहीं पर बना सकते हैं। ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर हैं, और आप इनको इजीली क्या कर सकते हैं, रोटेट करके आप पोजीशंस क्या कर सकते हैं, बोलो, चेंज कर सकते हैं। तो बस हम ये इसीलिए बताए कि आप कभी कंफ्यूज मत होना कि कोई बच्चा H2SO4 ऐसे बनाए, कोई बच्चा ऐसे बनाए, तो उसका गलत है और मेरा सही है, या मेरा सही है उसका गलत है। कोई दिक्कत? बोलो। चलो लिखो स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर लिखो। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। कोई लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, शेप, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सारे 109.5 होंगे या नहीं होंगे, पहले इतना बताओ। बॉन्ड एंगल सारे 109.5 होंगे या नहीं होंगे? हट। ये आपको नहीं दिख रहा, ये अल्फा है। पाई डबल्स एस डबल, फिर डबल एस सिंगल, ये इसको बीटा बोलेंगे। और एक और टाइप का है, देखो ये गामा, सिंगल एस सिंगल, और डबल एस सिंगल, ये तो बीटा ही है। ये डबल है, ये एस है, ये डबल है, ये एक टाइप का एंगल है। फिर ये डबल है, एस है, ये सिंगल, ये इसी टाइप का एंगल है कि अलग है? तो ये अल्फा है तो ये बीटा है। ये वाला सिंगल एस सिंगल, ये दोनों से अलग है, तो इसको क्या बोला, गामा। ये देखो डबल एस सिंगल, ये क्या है, बीटा। तो ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये अल्फा है, ये गामा है। अरे तुम गधे हो, तुमको ये क्यों लग रहा है कि ये लीनियर है? पर हम समझ गए, आपका बुद्धि हम समझ गए उसी समय कि तुमको ये क्यों लग रहा है कि ये लीनियर है। तुमको लग रहा है कि सर ऐसे बनाए हैं ना, तो इसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, यही लग रहा है ना आपको? तो वही तो हम बोल रहे हैं, तो आपके हिसाब से एंगल 180 होना चाहिए ना? बोलो। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम कुछ बोले ना, तो बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिए। ये स्ट्रेट नहीं है, वो पीछे है, पीछे। ये एस है ना, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये मान लीजिए इस प्लेन में है। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ ओ एच दिखा दिया, तो ये भी ये प्लेन में, हम ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को प्लेनर बोल रहे हैं। तो ये वाला जो ओ एच है ये डैश पे है, और ये जो पीछे वाला डबल बॉन्ड है, जो पीछे वाला जो आपका ये दिख रहा है, वो ओ, वो पीछे है, पीछे। वो बाबू नीचे नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं है। वो तो स्ट्रेट आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने जबरदस्ती 3 डायमेंशनल चीज को किस में बनाया है, 2 डायमेंशन में। वो एक्चुअली बाबू प्लेन के पीछे है, अंदर ऐसे। ये सल्फर है, देखो, मान लो ये सल्फर है, सल्फर से ऑक्सीजन ऊपर और एक OH इधर। अब ये वाला जो O है ये पीछे गया है, इसके अंदर, ये सल्फर से पीछे बॉन्ड बना हुआ है। और ये वाला जो है वो सल्फर से आगे ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, ये आगे बना हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है वो पीछे बना हुआ है। तो यहाँ स्ट्रेट स्ट्रेट वाला खेल नहीं है। हम जान रहे हैं ना कि आप कहाँ मिस्टेक करेंगे, इसीलिए हम आपको पहले ही ये चीज दिखा दिए। अभी भी डाउट है? तो बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे 3 टाइप के दिखेंगे। एक आपको दिखेगा अल्फा, एक दिखेगा बीटा, और दिखेगा गामा। बताओ दोनों तीनों में का ऑर्डर बताओ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा? ये सल्फर है,
इससे O और H। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही ना कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर इसको अलग से लिख दिए हैं। अब चाहो तो इसको आप एक और डंडी खींच के H लगाओ, या हम डायरेक्टली OH लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम OH ऐसे भी लिखें, इसका मतलब कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से ही आगे कनेक्टेड है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, अल्फा, उसके बाद गामा। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल एस डबल है, तो डबल बॉन्ड दोनों जगह है, तो डबल बॉन्ड एज, तो मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेफर मोर एस कैरेक्टर, तो यहाँ डबल बॉन्ड्स के कारण यहाँ एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो इनसे एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे डबल एस सिंगल है, तो यहाँ कम से कम एक जगह मल्टीपल बॉन्ड है, तो जिसके कारण परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, सिंगल एस सिंगल, यहाँ पे तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो इसलिए सबसे बड़ा अल्फा आएगा, फिर बीटा आएगा, और फिर गामा आएगा। कोई दिक्कत? बताओ। दिस इज XeF4, ये कंपाउंड है जेनन, और ये होता है नोबल गैस। ठीक है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय ये बात बताया था कि नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो जनरली किसी के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड वगैरह नहीं बनाते, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आगे केमिस्ट्री में आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जेनन के, किसके, जेनन के, जो आपको कंपाउंड के फॉर्म में दिखेंगे, है ना, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में बनते हैं, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जेनन एक ऐसा नोबल गैस है जिनके कुछ कंपाउंड्स आपको जरूर मिलेंगे। कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, वो सब इसी चैप्टर में आगे आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो टाइम बिंग के लिए बस आप स्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करिए। ये जेनन है और ऑक्सीजन है। बताइए सेंट्रल एटम कौन बनेगा, सेंट्रल एटम कौन बनेगा? जाहिर सा बात है जेनन बनेगा, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो। ठीक है, बताइए जेनन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? जेनन नोबल गैस है, उसके पास हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस। किसी भी नोबल गैस का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में, और उसमें भी ग्रुप 18 सबसे लास्ट में, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक के पहले ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP1, फिर एक एक बढ़ता जाता है, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 और NP6। नहीं, जैसे आपके पास बोरॉन है यार, बोरॉन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर नियन, यही ना है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी NH2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। तो आप इसका लिख कर देखो, आपको NH2 NP6 मिलेगा। नियन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10, लिखो। ये सब भी बताना पड़ता है बाबू, 1s2 2s2 2p6, यही ना है वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। यही हाल इनके नीचे सब में होगा, बोलो। तो जेनन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? देखो, हम आपको एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनिए। बच्चे स्टेबिलिटी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं। वो ये समझते हैं कि कोई चीज अगर बहुत अच्छा खासा स्टेबल है तो वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। अगर हम बहुत ज्यादा स्टेबल हैं तो ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हम किसी भी ऐरे गैरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ठान ही लिया जाए तो मेरा भी रिएक्शन किसी ना किसी के साथ हो सकता है। जनरली बच्चों को इन सारी चीजों में कंफ्यूजन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ऑर्गेनिक में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो जो स्टेबल चीजें होती हैं उनमें भी रिएक्शंस हो सकता है। नोबल गैसेस बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, फुल फिल्ड।
फुलफिल होने के कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, तो ये जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं कि सारे नोबल गैसेस के कंपाउंड मिलते हैं? सिर्फ कुछ ही, कि सिर्फ जेनन के ही कुछ कंपाउंड्स या तो लैब में बनाए गए हैं या नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। वो भी वो कंपाउंड्स कब बनाए गए हैं? बहुत प्रेशर टेम्परेचर को बहुत हाई करके, मतलब एक तरीके से जोर जबरदस्ती आप रिएक्शन करा रहे हैं और उनके कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो जेनन के कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं। ऐसा थोड़ी कि जेनन अनस्टेबल है, जेनन भी स्टेबल है, लेकिन फिर भी जेनन के कुछ कंपाउंड्स या तो लैब में बनाए गए हैं या नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई चीज अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो कभी किसी के साथ कंपाउंड ही नहीं बनाएगा या कभी किसी के साथ रिएक्टिव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर स्टेबल है तो रिएक्टिविटी कम होगी, हर किसी के साथ रिएक्ट करता हुआ नहीं जाएगा। अब जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 75 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते रहते हैं, वैसा वैसा चीज नोबल गैसेस नहीं करेगा, क्योंकि नोबल गैसेस बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल है ना। तो इसीलिए ये बातें ध्यान रखना। तो जेनन के कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं। बताओ जेनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और कितने ऑक्सीजन इसको जोड़ने हैं? हाँ, 4। तो सबको दो दो दे सकता है क्या? दिस इज योर XCF4। स्टेरिक नंबर बताओ, कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया? +0, कितना आएगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ज्योमेट्री? अच्छा। शेप? शेप, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल बताओ। क्या इस बार आपके चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं? अगर आप इसको अल्फा बोलोगे तो ये भी अल्फा ही है, ये भी अल्फा ही है, और ये भी अल्फा ही है। इसका मतलब अल्फा ही होगा 109.5 डिग्री। जब बॉन्ड एंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं तो फिर कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, और उसको देखने का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कितने लोग को चमका ये? बोलो हाँ या ना। H3PO4, H3PO4, इसको, ये है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाम याद रखना है। देखो, जो कुछ हम तुमको पढ़ाते चले गए उतनी उतनी चीजें आपको आ जानी चाहिए। आज के बाद H3PO4 का नाम कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, H3PO4। बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? फॉस्फोरस बनेगा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन बनेगा साइड एटम। अच्छा, है क्या ये? बोलो, है क्या ये? एसिड है। हाइड्रोजन किससे कनेक्ट कर सकते हैं? ऑक्सीजन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखा जाए। फॉस्फोरस के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के खानदान का है ये, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये बात तो फिक्स हो गया कि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? ऑक्सीजन से। इसका मतलब फॉस्फोरस से सिर्फ क्या चीजें कनेक्टेड होंगी? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं? क्या आप सबको दो दो दे सकते हैं? क्या आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, आपके पास कितना है? 5 है। लेकिन एक को तो 2 दिया ही जा सकता है। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सोचो, आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, तो वो ऑक्सीजन ऑलरेडी अपना एक एक बॉन्ड किससे बना लेगा? तो फिर वो फास्फोरस से कितना बनाएगा? एक। इसका मतलब इन 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन फास्फोरस से एक एक ही बॉन्ड बनाएंगे। बोलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और फिर यहां से क्या कनेक्टेड होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहां पे बचा एक दो, तो यहां डबल बॉन्ड वो लगा देंगे। कोई दिक्कत? आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो। दिस इज H3PO4, H3PO4। कितने लोग को चमका? कोई दिक्कत? देखो, हम ये वाला जो बात बाबू हम तुमको बता रहे हैं ना, कि कभी भी अगर एसिड आ जाए तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ही हाइड्रोजन होगा। 99.9% मॉलिक्यूल्स में ये बात सही है। किन 3 4 5 मॉलिक्यूल्स में ये बात सही नहीं है, वो इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा ऑक्सी एसिड। क्या होगा? ऑक्सी एसिड। वहां हम आपको डिटेल में बताएंगे।
जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी चीजों को अपना बनाते चलिए। कब कौन सा चीज आएगा, कब कौन सा चीज आएगा, हम आपको ये सारी चीजें डिटेल में कवर होंगी। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि काफी बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर तुम पढ़ लिए ना तो तुमको आधी केमिस्ट्री आ गई। उसके बाद फिर जो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातें रह जाती हैं सिर्फ वही बचता है, नहीं तो यकीन मानो तुमको आधी से ज्यादा केमिस्ट्री आ जाएगी। तुमको केमिस्ट्री में कभी कोई कॉन्सेप्चुअली हरा नहीं पाएगा, कभी फंसा नहीं पाएगा, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आता है तो। ठीक है, इतना हम ऐसे ही नहीं बोल रहे पहले दिन से कि ये बैकबोन है, ये बैकबोन है। तुम यकीन मानोगे 2025 जेई एडवांस में टोटल 11 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं, है ना। जेई एडवांस 2025 में पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए बाबू बताओ? 11 क्वेश्चन। तो कोई बच्चा इनऑर्गेनिक छोड़ के जा सकता है? 11 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब अपना सिलेक्शन ही छोड़ रहे हैं, और वो भी केमिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है कि नहीं? बोलो। 11 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिर्फ 3 चैप्टर से आ गए, मतलब लगभग 50% क्वेश्चन। कौन कौन सा? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में भी कल हम आपको बताए थे, याद है? हम बोले थे कि केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर इंडिविजुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब जिस बच्चे को ये 3 चैप्टर भी अच्छे से आता है, कम से कम जेई एडवांस में 50% इनऑर्गेनिक के सवाल तो उसके बन गए होंगे। ठीक है, इसीलिए वेटेज बहुत ज्यादा है बाबू इन सारी चीजों का। केमिकल बॉन्डिंग से इंडिविजुअली बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्लस ये चैप्टर अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे कोई भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। हर जगह आपको लगेगा कि हमको तो रट्टा ही मारना है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है ना। वैसे भी इनऑर्गेनिक बदनाम है रटने के लिए, लेकिन एक भी चीज तुमको रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ बाबू, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो जैसे स्टेरिक नंबर क्या लिखोगे? 4 + 0 4। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगा? थोड़ा बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन हो जाए। क्या यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल्स एक टाइप के हैं? एक है पाई फॉस्फोरस सिंगल अल्फा, ये अल्फा है तो मेरे हिसाब से ये भी अल्फा ही है। फिर ये है सिंगल फॉस्फोरस सिंगल, तो ये बीटा है, तो ये भी बीटा ही है। तो इतना तो फिक्स है कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे, और ये 109.5 डिग्री के बराबर भी नहीं होंगे। बताओ कौन बड़ा होगा? अल्फा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर एस कैरेक्टर, और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या आएगा? बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसका मतलब अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। जितनी सिखाई जा रही है उतनी सीखते चलिए, कोई दिक्कत किसी को? पक्का क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसको। आप लोग कमेंट करिए जल्दी, चमका क्या? जल्दी जल्दी चमकाओ। बहुत गर्मी। NH3PCl3HCO3। कोई दिक्कत हुआ बाबू? चलो, NH3 बनाओ। क्या नाम है इस कंपाउंड का? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? एक एक जोड़ दोगे? बोलो। और एक इसके पास क्या बचेगा? लोन पेयर। ठीक है, स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, कितना आएगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन
sp3 ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स होती है टेट्राहेड्रल। क्या शेप इस बार वही रहेगा? लोन पेयर के आते शेप बदल जाता है। क्या सिखाए थे हम आपको कल? हम आपसे शेप नहीं पूछ रहे, कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे? इलेक्ट्रॉन दिखता है आंख से? हाँ तो देखेंगे उसको? नहीं तो इसको देख ले, हटा देंगे। ये बेंट नहीं है। ये फिर आप समझ गए कि ये तीन प्लेन है। ये तीन प्लेनर नहीं है। इसमें एक बॉन्ड प्लेन में है, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर है, और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर है। अब हम तुमको दिखाते हैं, तुम बताना कि ये कौन सा शेप है। ऐसा कुछ है ये ले लो। ये देखो, मैंने ऊपर ऊपर वाला बॉन्ड नहीं है। अरे बोलो, ऊपर वाला बॉन्ड नहीं है। हटा दिए ऊपर वाले बॉन्ड को। क्या क्या बच गया? एक बॉन्ड लेफ्ट का, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर, और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर। इसको ढक लो ऐसा। ऊपर वाला बॉन्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ लेफ्ट वाला बॉन्ड दिखेगा, एक प्लेन के बाहर वाला बॉन्ड दिखेगा, और एक प्लेन के अंदर। तो देखो ऊपर वाला नहीं है। अगर ऊपर होता तो टेट्राहेड्रल हो जाता, देखना यार। दिस इज टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब ये तो है नहीं, ये कैसा दिख रहा है? पिरामिड। देखो, इजिप्ट वाला, मम्मी वाला, है कि नहीं? ये क्या दिख रहा है? पिरामिड दिख रहा है। नहीं, यही चीज अगर हम यहाँ डंडा कर देते तो ये एक प्लेन में हो जाता है, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर। कैसा दिख रहा है? पिरामिड। तो जो शेप है वो है पिरामिडल। कैसा है? पिरामिड। बॉन्ड एंगल क्या सारे सेम हैं? बोलो। ये बॉन्ड एंगल है लोन पेयर सिंगल, इसको आप अल्फा बोलोगे, इसको भी अल्फा बोलोगे। ये बीटा होगा तो ये बीटा, और ये क्या होगा? बीटा। सही है। बताओ अल्फा बीटा में कौन बड़ा होगा? अल्फा और बीटा में कौन बड़ा होगा? अल्फा। मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर प्रेफर मोर एस कैरेक्टर। याद है ना ये ऑर्डर? देखो, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड और लोन पेयर का लगभग सेम, और फिर क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर में किसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है? लोन पेयर के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो लोन पेयर से एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। कितने लोग को चमका? बोलो। चलो NH3 हो गया, तो थोड़ा ये बता दो, PCl3। PCl3, ये पिरामिडल कितने लोगों को क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करो तो, जल्दी कमेंट करो, आपको शेप क्लियर है क्या? बनाओ, कॉपी में बनाओ, कमेंट करो, आपको क्लियर है क्या? शेप शेप। PCl3। सबको ही बनाओ, ट्राई करो कॉपी में, सब हम ही बनाए स्ट्रक्चर, इतना सिखा दिए तुमको बनाते बनाते। अब बनाओ, ट्राई करो। PCl3 भी बनाओ, और उसके बाद ये बनाओ XeO3। ये दोनों बनाओ।
सॉरी वो माइक ऑफ था। कितने लोग का आया है, ये बनाया होगा अपने अपने कॉपी पे? जल्दी से कमेंट करो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे आते हैं। जल ही जीवन है, H2O। कैसे बनाओगे बाबू बताओ? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? तो ये ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? नहीं, ए भगवान, 1s2, 2s2, 2p4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो क्या करोगे, उसमें से कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं आपको? एक हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। तो क्या बनेगा? H, H, एक लोन पेयर, और ये क्या हो गया? दूसरा लोन पेयर। ठीक है, चलो स्टेरिक नंबर लिखो। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। और लोन पेयर कितना है? 2। 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, बाबू ज्योमेट्री फिक्स होता है। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल शेप। जो नहीं दिखता उसको नहीं देखेंगे, अब नहीं देखेंगे। अब ये कैसा दिख रहा है? बेंट, जो कल आया था। तो आप इसको बेंट या फिर वी शेप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। बॉन्ड एंगल बताओ, क्या आइडियल बॉन्ड एंगल होंगे? नहीं। कितने टाइप के बॉन्ड एंगल है? लोन पेयर के बीच का एंगल अल्फा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल बीटा, और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल गामा। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये भी बीटा ही है। तो कितने टाइप के एंगल आ गए? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? लोन पेयर, दोनों लोन पेयर हैं, और लोन पेयर के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी कम से कम एक लोन पेयर तो है, तो जिसके कारण ये थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन ये वाला तो सिंगल सिंगल के बीच में है, तो यानी आंसर आएगा अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। कितने लोग को चमका? बोलो। चलो हमको ये दोनों बनाकर दिखाओ, IO2 प्लस और XeO2। चलो ट्राई करो बाबू। मैंने इतने स्ट्रक्चर्स बना के सिखाए हैं आपको, अब हम एक एक बनाएंगे और आपको देंगे बनाने के लिए, ताकि आपको भी अच्छा से आइडिया लगे कि क्या है। अच्छे से देखो इसको।
हो गया, बना लिए। IO2 प्लस का बनाओगे तो ये आयोडीन है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू वैलेंस इसमें? 7। हैलोजन फैमिली है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर वाला, तो 7 है ये। ठीक है, चलो वेरी गुड, 7 इलेक्ट्रॉन है। उस पे से एक प्लस चार्ज है, मतलब एक तो निकल ही गया, कितने बचे? 6। कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? दोनों ऑक्सीजन को दो दो दे देंगे तो ये निपट जाएंगे 4 में, और इसके पास एक क्या बचेगा? ठीक है, और आयोडीन पर क्या आ जाएगा? एक प्लस चार्ज। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 6 दिख रहा है, एक खत्म हो गया, कोई दिक्कत? चलो क्या बोलोगे स्टेरिक नंबर? एक सिग्मा दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। अच्छा ये तो इसमें ये तो गलत था। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? गलत नहीं, sp3 वाले में sp2 घुस गया, कोई बात नहीं, यही आया है ना सबका। हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, शेप इसको ढक लो, बेंट, बेंट बोल लो, वी शेप्ड बोल लो, या इसका एक और नाम भी होता है बाबू, किसी किसी बुक में देखोगे एंगुलर शेप भी लिखा रहेगा, नहीं लगता एंगल जैसा? तीनों के एक ही नाम है, बेंट लिखा हो वो भी सही है, वी लिखा हो वो भी सही है, और एंगुलर लिखा हो वो भी सही है। कितने लोग को क्लियर है ये? और बॉन्ड एंगल की बात करो तो 120 डिग्री तो बाबू नहीं होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो बाबू ये आपको अल्फा दिखेगा, तो ये भी आपको क्या दिखेगा? अल्फा। तो ये क्या दिखेगा? बीटा। ठीक है, तो हम अल्फा विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि अगर कंपैरिजन लोन पेयर और डबल बॉन्ड में भी हो जाए तो लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, लेकिन फिर भी कोई पूछे कि किसका ज्यादा होता है तो लोन पेयर का थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर है ये? कितने लोग का ये आया है? जेनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 8। 8 में से दोनों ऑक्सीजन दो दो ले जाएंगे तो 4 ले जाएंगे, और 4 बच जाएंगे। मेरे हिसाब से इसकी सारी चीजें सेम ही हैं एज H2O, सेम एज H2O। सर IO2 प्लस, IO2 पे प्लस के लिए आयोडीन पे ना चार्ज रख रहे किसी और पे हो सकता है, जैसे आई बॉन्ड विथ O and O+? नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं। देखो एक बात आप ध्यान रखना कि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, वो अपने पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेंगे। जैसे तुम बात सोचो ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचते चलेगा, तो तुम उससे इलेक्ट्रॉन खींच पाओगे क्या कभी? नहीं। तो जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है ना। जैसे हम देखो एक बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लो, वो पूछ रहा है तो हम बता दिए थे, नहीं तो हम आगे बताते। जैसे ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है, O पर माइनस और O पर प्लस, है ना। इसका मतलब आप यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं और ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं। आपसे पूछे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? O- ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो याद रखना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। अरे बोलो ना, ये चीज है। ठीक है, इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर, हम कभी ऑक्सीजन पर दिखा सकते हैं क्या? नहीं, वो स्टेबल, वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए उस पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पर आया है? आयोडीन पर आया है। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं बाबू, उनमें नेगेटिव चार्जेस कभी स्टेबल नहीं होते, सॉरी, नेगेटिव चार्जेस ही उन पे स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस उन पे स्टेबल नहीं होते। कितने लोग को चमक गया ये?
बहुत अच्छे से बताओ, ये क्लियर है क्या? पक्का? चलो, ये खत्म हो गया आपका स्टेरिक नंबर 4। अब चलेंगे स्टेरिक नंबर 5 पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 और एक d, sp3 और एक d। इसका जो ज्योमेट्री होता है उस ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ज्योमेट्री क्या हो सकता है, तुम बताएंगे ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कोई दिक्कत? आओ देखो मेरी बात बाबू, बहुत ध्यान से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, चुपचाप एकदम बोर्ड पर ध्यान से देखिए आगे आने वाला 15-20 मिनट, नहीं तो आपको कभी क्लियर नहीं होगा कि इस हाइब्रिडाइजेशन में इतनी अच्छी बातें क्यों हैं। ठीक है, आइए। जब आप हाइब्रिडाइजेशन, अभी तक आप क्या लिख रहे थे? एस लिख रहे, एसपी लिख रहे थे, फिर sp2 लिख रहे थे, फिर आप sp3 भी करके आ गए। तो यानी कि sp3 को अगर हम इस तरीके से सोचे कि एक x है, ये मेरा क्या है px, ये मेरा क्या है py, और ये मेरा क्या है pz। अगर इन तीनों को मिलाया जाएगा तो sp3 बनेगा। अब इसके बाद एक d आ रहा है, एक d आ रहा है। तो एक d जब आ रहा है, लेकिन d तो खुद आपके पास कितने तरीके के होते हैं? बोलो, क्लियर है? डी ये खुद 5 तरीके का है। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि ठीक है, यहां पर एक एस और तीनों पी थे, कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम एक डी लेंगे तो इन पांचों में से कौन सा डी लेंगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर हमको एक ही डी ऑर्बिटल लेना है, एक ही डी ऑर्बिटल अगर हम इनमें से कोई लेंगे, तो वो कौन सा डी लेंगे जो इनके साथ मिलकर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? बोलो ना, कौन सा डी लिया जाएगा जिनके साथ वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे? कोई दिक्कत? अच्छा, तो एक बात बताओ, जब कभी भी जोड़ी बनाई जाती है ना, मान लो कल को अपूर्व का शादी होगा और अपूर्व के लिए किसी लड़की को ढूंढा जाएगा, तो क्या देखा जाएगा? बोलो बोलो, है ना? अपूर्व की कल को शादी होगी आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं, 10-15 साल के बाद मान लो, बोलेगा सर 15 साल लेट हो गया, थोड़ा जल्दी कराइए, है ना? तो अगर अपूर्व की शादी आज से 12 साल के बाद अगर होगी, तो इसके घर वाले जब इसके लिए लड़की ढूंढेंगे तो क्या देखेंगे? ऐसी लड़की ढूंढी जाएगी जो अपूर्व के नेचर के साथ थोड़ी मैच करती हो, है ना, या अपूर्व के साथ थोड़ा कंपैटिबल बैठे, जोड़ी अच्छा लगे, ऐसा कोई बहुत ऊपर नीचे डिफरेंसेस ना हो। जनरली ये चीज देखा जाता है। तो यहाँ पे भी जब ये जिम्मेदारी बनी कि 5 लड़की में से किस लड़की को चुना जाए, 5 डी ऑर्बिटल में से किस डी ऑर्बिटल को चुना जाए, तो इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखा गया कि मिसमैच ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए? मिसमैच। अच्छा, मिसमैच ना हो जाए, ये पी एक्स पी वाई पी जेड ये सब एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, पी वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और जेड पी जेड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। मानते हो ना? इसका मतलब ये खुद एक्सियल है, अपूर्व हमारा एक्सियल है। तो उसको लड़की भी कैसे ढूंढ की दी जाएगी? एक्सियल। लड़की भी कैसे ढूंढ की दी जाएगी? एक्सियल। और आपको पता है कि ये तीनों तो प्लेनर होते हैं, सही है, और ये दोनों एक्सियल होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन तो कभी भी इनके साथ मिलकर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। अरे बोलना भाई, इसका मतलब ये बात तो फिक्स हो गया कि कौन कौन से डी यूज हो सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिल्कुल यूज हो सकता है, और डी जेड स्क्वायर बिल्कुल यूज हो सकता है, क्योंकि जोड़ी क्या करानी थी? मैच करानी। अगर हमारा अपूर्व एक्सियल है तो लड़की भी कैसी होनी चाहिए? एक्सियल। मान लो अपूर्व एक्सियल निकला, लड़की प्लेनर निकल गई, तो फिर बहुत दिक्कत है ना। अरे बोलो, ये चीज है। क्या अपूर्व, मन में लड्डू फूटे? अरे बोलो, यानी ये बाबू आकर इन्हीं दोनों ऑर्बिटल्स के साथ मिलेंगे और मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इतना तो बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। इसका मतलब sp3 के साथ या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और या नहीं तो डी जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। इसमें से भी ये वाला जो चीज है ये 99% टाइम्स फेवर होगा, और ये वाला टाइम 1% फेवर होगा। डी जेड स्क्वायर जो है
वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा एज कंपेयर टू 1%, है ना। 5 लड़कियों में से 2 लड़कियों का शॉर्ट लिस्टिंग हो गया। अब इन दोनों में से भी किसी एक को तो चुनना होगा कि भाई इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन आ जाए तो अपूर्व की शादी किससे की जाएगी, तो डी जेड स्क्वायर से की जाएगी। क्यों की जाएगी देखो हम बताते हैं। अगर आप डी जेड स्क्वायर का शेप देखो, है ना, थोड़ा हम बनाते हैं, आपको क्लियर करते हैं सारी चीजें। डी जेड स्क्वायर का अगर आप शेप देखते तो लगभग ऐसा होता है, अरे बोलो यार। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो क्लियर है। इसके पास एक ऑर्बिटल है पी जेड, जो हूबहू डी जेड स्क्वायर के साथ दिखता है। देखो अगर आप पी जेड का बनाओगे तो पी जेड आपको हूबहू ऐसा दिखता है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये अपूर्व है और ये डी जेड स्क्वायर है, तो सिमिलैरिटी इनमें सबसे ज्यादा है। क्योंकि देखो हम बताते हैं, एक्स और वाई भी हैं, है ना, लेकिन एक्स और वाई कैसे दिखेंगे, ये एक्स दिखेगा सिर्फ ऐसा और वाई दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो एक्स एक्स वाई में और इसमें उतनी सिमिलैरिटी नहीं है जितनी इन दोनों में है। मेरे हिसाब से तुमको दोनों का शेप बस एकदम आइडेंटिकल ही लगता होगा, बीच वाले गोला को छोड़ के। अरे बोलो यार। तो आप एक जैसी चीजें रहेंगी तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा, और एक जैसी चीजें ओवरलैप अच्छा करेंगी तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से चलेगा, और अच्छे से चलेगा तो वो कंपाउंड ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन आ जाए तो कौन ज्यादा प्रेफर्ड है, डी जेड स्क्वायर। क्योंकि डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है और पी जेड जो ऑर्बिटल है वो बहुत हद तक सिमिलर है, और उनमें ओवरलैपिंग क्या होगा, अच्छा होगा। ओवरलैपिंग बाबू अच्छा होगा तो आपको पता है ओवरलैपिंग अच्छे होने से बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रांग बनता है। तो इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन हो जाए तो अपूर्व के लिए फाइनली लड़की जो चुनी जाएगी वो डी जेड स्क्वायर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं बनेगा, हम यहाँ इसको भी 1-2% दे रहे हैं। 1-2% देने का मतलब ये है कि इसी हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस वाले डी के साथ बनेंगे, है ना। इसी हाइब्रिडाइजेशन के इसी केस में, इसी स्टेरिक नंबर 5 के केस में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d ही होगा, लेकिन उसमें कौन सा डी यूज होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा, मानते हो। और लेकिन मेजोरिटी ऑफ दी में क्या यूज होगा, डी जेड स्क्वायर। यहां तक कितने लोग को चमका। यानी हमारा ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया कि sp3d में s तो एक ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। p3 है मतलब आपने तीनों ही p ले लिए, लेकिन आपने डी तो एक ही लिया है ना, तो वो कौन सा डी लिया जाए, है ना। तो वो डी हो सकता है या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेल वाली चीजों को एक्सेल वाली चीजें ही पसंद आएंगी। पहला बात तो ये क्लियर। अब 2 एक्सीएल आ गए, अब इनमें से भी चुनना पड़ेगा कि कौन सा है। तो हम लोग जब देखें, हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कराते हैं। तो यहां पर देखा गया कि डी जेड स्क्वायर और जो पी जेड है ये एकदम एक जैसे ही दिखते हैं, है ना, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो इनमें जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखना, एस पी एक्स पी वाई पी जेड और डी जेड स्क्वायर, नहीं लगता कि ये दोनों अपना जोड़ी बना लेंगे, क्योंकि पी जेड और डी जेड स्क्वायर एक जैसे दिखते हैं। इसके अलावा जो 3 चीजें बची, एक एस और 2 पी, इसको आप समझने के लिए sp2 समझ सकते हो, इसको समझने के लिए sp2 समझ सकते हो। और ये दोनों मिलकर एक p और एक z मिलेंगे तो आप जोड़ दोगे तो आपको p और d मिलेंगे तो आपका टोटल sp3d आ जाएगा। ठीक है, हम इसको अलग अलग इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस ज्योमेट्री में दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, आधा घंटा, ठीक है। तो ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिल लेंगे, अपना ओवरलैपिंग करेंगे। अच्छा, sp2 चीजें कैसी होती हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर, बोलो बोलो। sp2 चीजें कैसी होती हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर कैसा दिखता है, ऐसा, 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 एक ही प्लेन में ये ट्रायंगल बना दिए मैंने। यहां हम क्या रख देंगे, सेंट्रल एटम, अरे बोलो, यहां क्या रख देंगे, सेंट्रल एटम, और यहां हम अलग अलग एलिमेंट्स रखेंगे, और ये मेरे 3 बॉन्ड है।
कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, मतलब ये एक प्लेन में लाई करेगा, ऐसे प्लेन में, एक इधर और एक इधर, सब एक ही प्लेन में। अच्छा, यहां पर एक्स और वाई है, मतलब ये कौन से प्लेन में है? एक तरीके से एक्स वाई प्लेन में है। और ये वाले कौन से एक्सिस के अलोंग है? अच्छा, जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन कैसा होता है? आपस में परपेंडिकुलर। इसका मतलब एक ऐसा बनेगा, ऐसा, ये ये तो ये आपका बना जेड एक्सिस। ये आपका क्या बना? जेड एक्सिस। ठीक है, टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको? 5। sp3 में कितने बनाते थे? 4। तो sp3d में कितने बनेंगे? 5। अरे देख ना, 3p है, एक ये 4 और एक ये क्या 5। 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5 बॉन्ड। देखो, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये ऊपर वाला चौथा बॉन्ड, और ये नीचे वाला 5वां बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। अब ये ज्योमेट्री दिखता कैसा है, इसको दिखाने के लिए हम कुछ करेंगे। यहाँ पे देखो, हम इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं। अरे बोलो, ये तुमको क्या दिख रहा है? ट्रायंगल? बोलो कि ट्रायंगल के अलावा भी कुछ दिख रहा है? और एक, अब इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो। अब वो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेस में ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक पिरामिड है। देखो, दिस इज, ऊपर में जाके एक पिरामिड है और नीचे में जाकर क्या है? एक पिरामिड है। और बेस में क्या है? पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का एक बेस होता है। व्हाट इज अ पिरामिड? पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पिरामिड एंड अ प्रिज्म? हाँ देखो, हम बताते हैं। अच्छा, ये देख लो, इधर जाओ, इधर देखो, देख 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 बाबू, देख। देखो ध्यान से, यहाँ हम ऊपर एक चीज रख दें, यहाँ पे भी ऊपर रख दें एक पॉइंट। ऊपर में क्या है? एक पॉइंट है। और हम ज्वाइन करें ऐसे, सारे ऐसे ज्वाइन कर दें। मेरे हिसाब से आपको ऊपर में ये एक पिरामिड दिखेगा ऐसे, और इसका बेस कैसा है? तो आप इसको बोलोगे कि ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिड। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे भी आपने ऊपर पॉइंट रखा है। देखो, यहाँ पे भी आपको ऊपर में एक ऐसा पिरामिड दिखेगा, लेकिन इसका बेस कैसा है? बोलो, रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा मान लो, तो आप इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिडल। अरे बोलो, तो पिरामिड हमेशा वो चीज होता है जहां बेस में कोई पॉलीगन रहेगा और ऊपर सारी चीजें एक पॉइंट पर कनेक्ट होंगी, इसको बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। ठीक है, और पिरामिड में जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। बेसिक ज्योमेट्री है ये सब चीजें तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो सीखो। पिरामिड बनाए ना ऐसे, जैसे बेस में ट्रायंगल देखो, ऐसे ऊपर बनाए तो ट्रायंगुलर फेसेस नहीं दिख रहे? ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, सामने वाला भी क्या होगा? ट्रायंगल ही होगा। तो पिरामिड में हमेशा ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, और पिरामिड बनाना होगा तो नीचे कोई भी पॉलीगन ले लो। हम नीचे एक पेंटागन बना दे। नीचे हम क्या बना दे? एक पेंटागन बना दे। और ऊपर क्या बना दे? बोलो, एक पॉइंट। देखो, अब ये पिरामिड कैसा बना है? दिस इज पेंटागोनल पिरामिड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो पिरामिड में हमेशा ये होगा कि बेस में कोई भी पॉलीगन ले लो, ऊपर एक पॉइंट रहेगा, सारी चीजें आके ऐसे पॉइंट पर मर्ज करेंगी। दिस इज अ पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है? व्हाट इज अ प्रिज्म?
बोलो बाबू। ये देखो, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में नीचे मैंने क्या लिखा? एक स्क्वायर। ऊपर में भी क्या ले लिया? स्क्वायर। और सारे को कनेक्ट कर दिया, सारे एज को सारे पॉइंट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ पिरामिड एंड अ प्रिज्म इज कि यहाँ बेस में पॉलीगन रहता है और ऊपर पॉइंट रहता है। यहाँ बेस में भी पॉलीगन रहेगा और वही पॉलीगन ऊपर में भी रहेगा। और सब जब तुम पॉइंट ज्वाइन करोगे तो फेसेस कैसे निकलेंगे? रेक्टेंगुलर। तो ये प्रिज्म है, आप इसको बोल सकते हो, अगर बेस बेस से स्क्वायर है तो आप इसको बोल सकते हो ये स्क्वायर प्रिज्म है। पक्का? जैसे देखो, मैंने बेस में एक ट्रायंगल बनाया और मैंने ऊपर भी क्या बनाया? ऊपर भी मैंने क्या बनाया बोलो? एक ट्रायंगल बनाया, नीचे भी ट्रायंगल और ऊपर भी ट्रायंगल। अब हम इसको इनको सबको सबको कनेक्ट कर दे सबसे। अरे बोलो ना भाई, ये क्या बना दे सीधा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्लास 10th में ऑप्टिक्स पढ़ा है? लाइट लाइट, वहां प्रिज्म बना रहता है ना डायग्राम में। या लैब में कभी प्रिज्म देखा ही होगा ग्लास वाला। तो वो ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म और पिरामिड में ये सबसे बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि पिरामिड में हमेशा बेस में पॉलीगन होगा और ऊपर क्या होगा? पॉइंट। सारी चीजें आके ऐसे एक पॉइंट पर बनेंगी, तो सारे फेसेस कैसे होंगे? जबकि प्रिज्म में बाबू नीचे भी एक बेस होगा, ऊपर में भी एक टॉप होगा, और सारे को कनेक्ट करोगे तो फेसेस कैसे मिलेंगे? रेक्टेंगल। बोलो यार, क्लियर है ना? चलो अब बोलो, बताओ। ये देखो, बेस में एक ट्रायंगल है और ऊपर एक पॉइंट है। ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, तो क्या नाम होगा इस ज्योमेट्री का? बेस में क्या है? ट्रायंगल, तो लिखेंगे ट्रायंगुलर। और ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, तो बोलेंगे बाई पिरामिडल। तो इस ज्योमेट्री का नाम है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। दिस इज टीबीपी। टी बी पी। कितने लोग को चमका? इसका मतलब आज के बाद कभी भी किसी का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d देखोगे तो उसका ज्योमेट्री कैसा बनाओगे? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल जैसा। है ना? मतलब जब आप सारे एटम्स को ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे तो आपको बेस में क्या दिखेगा? ट्रायंगल। अच्छा, बेस में ट्रायंगल क्यों दिख रहा है? sp2 के। हाँ, ये देखो, ये ऐसा एक्चुअली ऐसा है नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए, तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहे हैं कि आखिर तुम बेस में ट्रायंगल कैसे सोचोगे। सोचो, ऐसा सोचो कि पी जेड और डी जेड स्क्वायर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो पी जेड और डी जेड स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या? एक एस और दो पी। तो वो हाइब्रिडाइजेशन कैसा सोच सकते हो? sp2। और sp2 कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो देखो, ये वाला जो मैंने बनाया है ये एक प्लेन में ट्रायंगल है, और इससे एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। बोलो ना यार, कितने लोग को चमका ये? पक्का? कोई दिक्कत? जैसे देखो, हम तुमको बता देते हैं, यहाँ पे देखो। देखो, देखना यहाँ पे। अरे हटना। ये देखो, ये बेस में एक ट्रायंगल है, दिख रहा है? ये दिख रहा है ऐसा? बेस में एक ट्रायंगल है, ये देखो यहाँ पे ऐसे। ये इधर, ये इधर, और एक पीछे है इधर। कैसे ऐसे दिख रहा है? ऐसा। ये बेस में क्या है बोलो? एक ट्रायंगल है। ये बेस में क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है? ये बेस में ट्रायंगल हो गया। अब एक पॉइंट ऊपर रखोगे, ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो, तो ये सारा बेस में ऊपर आके एक पिरामिड बनेगा। और सेम ऐसे नीचे में बनेगा। तो ऊपर में एक पिरामिड, नीचे में एक पिरामिड, और बेस में ट्रायंगल। तो इसीलिए ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? अगर आप इस ज्योमेट्री को बाबू ध्यान से देखो, ठीक है, हम यहाँ पे इसको अलग से बना लेते हैं, घिच पिच नहीं करेंगे अब।
हमेशा इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो, ऊपर ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड आएगा और नीचे ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड आएगा, और बेस में क्या आएगा, ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल वाली चीजें होती हैं बाबू, इनको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और इसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे बोलो, एक्सियल बॉन्ड्स। इनके नाम है, इनको बोले जाएंगे इक्विटोरियल बॉन्ड और उनको बोला जाएगा एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड किसके किसके ओवरलैपिंग से बन रहा है, पी जेड और डी जेड स्क्वायर के। अरे बताए थे ना कि बाकी चीजें एक्स वाई प्लेन में थी, वो आपका जेड एक्सिस था, तो ये इस तरीके की चीजें हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक यहाँ पे चीज किया है, मैंने एक्सियल बॉन्ड को बड़ा बनाया है और इक्विटोरियल बॉन्ड को छोटा बनाया है, और ये ऑलवेज होता है, ऑलवेज। ऑलवेज आपके एक्सियल बॉन्ड्स जो होंगे, ठीक है, क्लियर है ये। देखो, तो आप ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो हम हमेशा एक्सियल बॉन्ड को बड़ा बना रहे हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड को छोटा बना रहे हैं, ऐसा क्यों। एक्सियल बॉन्ड को बड़ा बना रहे हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड को छोटा बना रहे हैं, ऐसा क्यों। देखो यहां पर बड़ा बनाने का क्या मतलब होता है, बॉन्ड लेंथ। बड़ा बनाने का क्या मतलब होता है, बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड हम बड़े दिखा रहे हैं, मतलब इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, और ये बॉन्ड हम छोटे बना रहे हैं, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटा। मैंने आपको पढ़ाया है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम। याद है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा था तो वो सबसे नजदीक थे, तो उनका बॉन्ड लेंथ क्या था, छोटा था।
तो यानी ये बात लिखा जा सकता है। अगर तुम यहां पर देखो तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर जैसा है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितने कितने हैं? 120 डिग्री। जबकि ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। बाबू देखना, बहुत अच्छे से इमेजिन करना, देखो एक एक ये और ये तो ट्रायंगल है, और बाकी वो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला बॉन्ड है वो इन तीनों के साथ 90-90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं? इमेजिन इमेजिन, एक बार समझ जाओगे जिंदगी भर चमकता रहेगा, और नहीं समझोगे तो बाबू तो फिर बहुत दिक्कत है। ये देखो, ये आपका बेस में क्या आ गया? एक ट्रायंगल आ गया, और बॉन्ड, ये बेस में क्या आ गया? ये बेस में क्या आ गया? ट्रायंगल आ गया ऐसे। इन सब के बीच का एंगल कितना है? 120। और एक्सियल कैसा है? इसके परपेंडिकुलर। तो ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ये मेरे नीचे पड़े हुए ट्रायंगल्स के साथ कितना कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा ना। तो इससे एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल्स कितने हैं? 120 डिग्री की 90 डिग्री? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स एसोसिएटेड हैं वो क्या है? 90 डिग्री। बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? ट्रायंगुलर प्लेनर का बॉन्ड एंगल क्या है? ज्यादा। तो जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। 120 से छोटा है, तो जिसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बड़ा। अरे बोलो। इसीलिए हमेशा एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल से बड़ा होता है, क्योंकि एक्सुअल से एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। और इक्वेटोरियल से बॉन्ड एंगल एसोसिएटेड कितने हैं? 120 डिग्री। इसीलिए हमेशा एक्सियल इक्वेटोरियल से क्या होता है? बड़ा होता है। आप हमेशा बनाएंगे भी ऐसा ही, एक्सियल्स को छोटा दिखाएंगे और इक्वेटोरियल्स को क्या दिखाएंगे? बड़ा दिखाएंगे। कितने लोग को चमक गया ये? कोई दिक्कत? पक्का? चलो, एक लास्ट हमको चीज बता दो, उसके बाद हम लोग आज का क्लास वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स हैं और कितने तरह तरह के हैं? टोटल एंगल्स कितने हैं इन टीबीपी, और कितने कितने तरीके के हैं? देखो, पहले बात तो तुमको दिखेगा कि आपको बेस में क्या दिख रहा है, बताओ। बेस में क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। तो ये तीनों मिलकर कितने हैं? 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री के एंगल कितने हैं? तीन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का? 90 डिग्री के कितने एंगल है बताओ? इतना मार मारेंगे ना। 90 डिग्री का कितना एंगल है? बिल्कुल सही, 6। 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? 6। देखो हम बताते हैं।
बोलो क्लियर है? तो हम लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मेरे टीबीपी में टोटल कितने तरीके के एंगल्स हैं, यही जानना है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि टीबीपी में एक बेस में क्या होता है, ट्रायंगल। एक बेस में कितना होता है, एक ट्रायंगल होता है, और तीनों में एंगल कितना होगा 120। ये आप आराम से पढ़ कर आए हैं कि ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 120 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, चलो अब हम अपना एक्सियल अगर ड्रॉ करेंगे तो एक्सियल ऐसे ये ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा भी होगा। बोलो 120 डिग्री के कितने मिल गए? अब बताओ 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 6। कैसे होंगे 6, ये भी देखा जाए। ये बाबू देखो, तुमने बेस में एक ट्रायंगल, ये सब पेन वेन लेके ना अपने से खुद से करो। हम लोग ऐसे ही सीखे हैं, खुद से कर करके, कोई सिखाया नहीं है। ठीक है, ये जो चीज है, ये आपको बेस में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना। जब आप ऊपर से ऐसे एक बॉन्ड बनाएंगे ये एक्सियल वाला, तो ये तो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो। तो ये वाला जो है वो इस वाले के साथ भी 90 बनाएगा, इस वाले के साथ भी 90 बनाएगा, और ये जो पीछे है इसके साथ भी 90 बनाएगा। तो एक ये ऊपर वाला बॉन्ड कितने 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 3। तो सिमिलरली ऊपर भी है और कैसा है, नीचे भी है, तो 3 नीचे से भी बनेंगे। तो टोटल कितने 90 डिग्री के एंगल आ जाएंगे, 6। तो टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने हो गए, 6। और एक बाबू 180 डिग्री का भी एंगल है, ये आपको स्ट्रेट नहीं दिख रहा सीधा। तो आप अगर एक्सियल टू एक्सियल, जैसे जो ऊपर गया है और जो नीचे गया है, ये तो दो बॉन्ड्स ऐसे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये स्ट्रेट वाला, ये वाला ऐसा हम देखें तो ये 180 डिग्री जैसा दिखेगा ना। तो एक, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए, 10। तो टीबीपी में आपके पास टोटल 10 तरीके के एंगल हैं, 120 डिग्री के 3, 90 डिग्री के 6 और 180 डिग्री का 1। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें आपको टीबीपी के बारे में पता होनी चाहिए। अभी हम लोग इसको भी कल कवर करेंगे। ठीक है, आज का क्लास का टाइम हो गया, इसीलिए तो इसको हम लोग कल कवर करेंगे। जो 1% वाला मॉलिक्यूल है, क्या इसका भी टीबीपी आएगा? नहीं, इसका कोई दूसरा ज्योमेट्री आएगा, उसको देखेंगे कि क्या है। बोलो क्लियर है? टाइम बिंग के लिए बस आप हमको इतना बताइए कि आपको ये चीजें कितनी अच्छे से क्लियर हो गई, कितने अच्छे से आपको ये समझ में आ गया कि sp3d में से कौन सा डी इस्तेमाल होगा। कभी भूलना तो अपूर्व की शादी याद कर लेना, फट से याद आ जाएगा कि अपूर्व हमारा एक्सियल था, तो लड़की भी कैसी चाहिए, एक्सियल ही चाहिए। बोलो क्लियर है? उन एक्सियल में से भी कौन ज्यादा बेटर है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर और ये जो पी जेड है ये एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ऑर्बिटल्स है, तो इनमें ओवरलैपिंग क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, तो वही ना एंगल है वो। एक जो नीचे में रहेगा, एक ये जो नीचे में ऐसे रहेगा, इसके और इसके बीच का एंगल 180 डिग्री। और कौन सा एंगल 180 डिग्री दिख रहा है? नहीं नहीं, तो हम इधर से भी उधर से भी डिजाइन खेल रहे हैं। वाह रे वाह, मैंने आप ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इधर से भी 180 डिग्री और इधर से भी 180 डिग्री, तो दो एंगल हो गए 180 डिग्री के। छत पे चढ़ के कूद जाओ अगर तुमको ये डाउट हो रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है ये एंगल कितना है 180 है, तो आप बोलेंगे ये नहीं, ये 180 डिग्री अलग है और ये 180 डिग्री अलग है। अरे बॉन्ड एंगल अलग अलग तब बोले जाएंगे जब वो अलग अलग बॉन्ड्स के बीच में बनेंगे। हम यहाँ 690 डिग्री के बॉन्ड्स क्यों बोल रहे हैं, हम यहाँ 690 डिग्री के बॉन्ड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला ये जो बॉन्ड है, ऊपर वाला ये जो बॉन्ड है वो इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीन अलग अलग बॉन्ड्स के साथ 90-90 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली ये जो नीचे वाला बॉन्ड है, फिर नीचे वाला बॉन्ड जो है वो इसके साथ इसके साथ इसके साथ अलग अलग से 90 डिग्री बना रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 6 अलग अलग बॉन्ड एंगल्स हैं, 6 अलग अलग बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के हैं, क्योंकि वो अलग अलग बॉन्ड्स के बीच में बन रहे हैं। बोलना भाई, यहाँ तो एक ऊपर है ऐसा, एक ऊपर है और एक नीचे है ऐसा, यही ना है।
तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल तो सिर्फ 180 डिग्री है, क्योंकि आप इन्हीं दोनों बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं। पक्का ना? तो 180 डिग्री के कितने हो गए? एक हो गए। क्लियर है? ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि आपको हमेशा एक्सियल बॉन्ड को बड़ा और इक्वेटोरियल को छोटा बनाना है? क्यों बनाना है? क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, और ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, ये जो बाकी के साथ बॉन्ड बनाएगा वो 90 डिग्री है। मानते हो? तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना कम आपका क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। तो 120 डिग्री वाले का बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, इसी इक्वेटोरियल छोटे हो गए, और एक्सियल क्या हो गए? बड़े हो गए। और आपकी टीबीपी ज्योमेट्री में टोटल कितने तरीके के एंगल्स हैं और वो कितने कितने हैं ये भी क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आज का क्लास वाइंड अप किया जाए। ठीक है, तो आज आपने स्टेरिक नंबर 4 को बहुत अच्छे से किया, और स्टेरिक नंबर 5 आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अभी एक दो क्लास और लगेगा सारे स्ट्रक्चर्स को सीखने में। कोई दिक्कत किसी को? जो भी चीज पढ़ाई जाती है उनको खुद से घर पे प्रैक्टिस करिए। सिर्फ कॉपी को देख कर आएंगे ना तो आप बोलेंगे कि हम रिवीजन कर लिए, तो इस रिवीजन से आपको कोई फायदा नहीं है। आपको कैसे रिवीजन करना है, पहले तो आप लेक्चर देखिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, उसके बाद जितने डायग्राम या जितने स्ट्रक्चर मैंने आज क्लास में बनाए हैं उतने को रफ कॉपी में लिख कर, और सारे स्ट्रक्चर को बिना कॉपी देखे बनाओ। उतने स्ट्रक्चर तुमको खुद से बनाने आ जाने चाहिए। बच्चे क्या गलती करते हैं? हो गया, कॉपी में लिख लिया, ऐसे ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे, पढ़ते जा रहे। ये देखा देखी वाली पढ़ाई से आप कभी भी सीखेंगे नहीं, जब तक आप पेन चलाएंगे नहीं। इसीलिए 10 ही स्ट्रक्चर क्यों ना हुआ कॉपी में, 10 स्ट्रक्चर आप खुद से बनाने आना चाहिए। उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप खुद से लिखिए रफ कॉपी में, तब देखिए आपको अगले दिन और बेटर समझ में आएगा। कोई दिक्कत? डन? चलो फिर।